हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपनी एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज चल रही है और इसके अंदर अपन जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की अपन बात कर रहे हैं। एक पार्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है जिसके अंदर अपन ने कुछ बेसिक बातें इसकी करी। आज के लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में अपन पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो वर्णक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, चाहे क्लोरोफिल ए हो, बी हो, कैरोटीनॉइड्स हो, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फिर अपन बात करेंगे, एक साइंटिस्ट है एंजलमैन, उनका कुछ एक्सपेरिमेंट था, उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। और बाद में अपन बात करेंगे लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, प्रकाश अभिक्रिया की अपन बात करेंगे। प्रकाश अभिक्रिया के अंदर अपन फोटो सिस्टम की बात करेंगे। फोटो सिस्टम दो प्रकार के, PS1 PS2, ये फोटो सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन ये पढ़ेंगे। ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एक पार्ट और होगा। मैं चाहता हूं कि अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में करें, ठीक है। आप जो लोग बोल रहे हैं वन शॉट के लिए, वन शॉट सीरीज भी आएगी। इसमें वन शॉट के अंदर आपको 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर अपन खत्म कर रहे होंगे। तो पहले अपन एक बार डिटेल में कर लेते हैं, उसके बाद में अपन वन शॉट भी करेंगे। चलो, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। रिक्वेस्ट यही है कि लाइक सब्सक्राइब तो आप करोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री है, नोट्स मिल जाएंगे, ये नोट्स वहीं मिलेंगे आपको। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको टेस्ट का सिलेबस पता लग जाएगा, कब क्लास होनी है कब नहीं होनी, ये बातें आपको पता रहेंगी, तो वहां पर भी ज्वाइन कर लेना। अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, ध्यान से सुनना जी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक पार्ट इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है ना, तो प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषक वर्णक की बात करते हैं। कौन से वर्णक हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले कौन कौन से वर्णक हैं उनकी बात अपन करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे अपन किसकी? लिपिड घुलनशील जो वर्णक हैं उनकी बात करेंगे। तो अधिकतर जो वर्णक है ना, अधिकतर जो पिगमेंट है वो कैसे हैं? लिपिड घुलनशील है, लिपिड में घुलने वाले हैं। एक पिगमेंट आपको ऐसा भी बताऊंगा जो कैसा होगा? पानी में घुलने वाला होगा। वापस बोल रहा हूं, आज अपन बात क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषक वर्णकों की बात करेंगे, ऐसे वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं लिपिड घुलनशील वर्णकों के बारे में बात करेंगे, है ना। और अधिकतर जो वर्णक है वो कैसे हैं? लिपिड में घुलने वाले ही है। कौन से? पहला क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है जी। कैसा है? यूनिवर्सल। हर जीव के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ऐसा जीव जो फोटोसिंथेसिस करता हो ना, उसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए के बारे में क्या बोल रहा हूं मैं? कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के बारे में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, आपको हर जीव के अंदर मिल जाएगा। हर जीव का मतलब जो जीव प्रकाश संश्लेषण करता हो उसके अंदर क्लोरोफिल तो पाया ही जाएगा, ठीक बात है। चलो, तो ये प्राथमिक वर्णक है ना, हर जीव के अंदर पाया जाएगा। तो प्राथमिक वर्णक यही है, सभी में उपस्थित होता है, बता दिया जी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे एल्गी हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, सब के अंदर आपको ही मिल जाएगा। फिर बात करें क्लोरोफिल बी की, अपन बात करते हैं। तो ये उच्च पादपों में पाया जाता है, ठीक है। जो हायर प्लांट्स है उनके अंदर तो पाया जाएगा ही। युगलिना के अंदर, युगलिना अरे जानते हो क्या युगलिना? प्रोटिस्टा जगत के अंदर अपन पढ़ते हैं युगलिनोइड्स। युगलिनोइड्स के अंदर लिखा हुआ है कि इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। जैसा उच्च पादपों में पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, वैसा युगलिना के अंदर पाया जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन दूसरे चैप्टर के अंदर ये लिखी हुई है, 11वीं क्लास के अंदर दूसरा चैप्टर। ग्रीन एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल बी अपन को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल सी की बात करें तो डाइएटम्स के अंदर अपन को मिलेगा, डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर, और ब्राउन एल्गी के अंदर अपन को क्या मिलता है? क्लोरोफिल सी अपन को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन क्लोरोफिल डी की, तो क्लोरोफिल डी जो है आपको कहां मिलेगा? रेड एल्गी में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन केराटिनॉइड्स की, बात करते हैं ना। केराटिनॉइड्स, जो केराटिनॉइड्स है ये क्या है? सहायक वर्णक है। क्या है ये? सहायक वर्णक हैं। और केराटिनॉइड्स दो हैं आपके पास में, जेंथोफिल और केरोटीन। अब इनकी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषक वर्णकों की अपन बात कर रहे हैं, ऐसे वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं, ठीक है। और उनमें भी कौन से? अपन लिपिड घुलनशील जो वर्णक है उनकी बात करेंगे। और अधिकतर जो आपके वर्णक है वो कैसे हैं? लिपिड में घुलने वाले ही होते हैं। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि लिपिड में घुलने वाले वर्णक कौन कौन से हैं जी? तो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक।
क्लोरोफिल ए, इसके बारे में क्या बात करें कि भैया ये तो जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव उनके अंदर क्लोरोफिल ए तो पाया जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सबके अंदर पाया जाएगा, और प्राथमिक वर्णक ये इन सबके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल बी की अपन बात करें तो उच्च पादपों में पाया जाएगा, यूग्लिना के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल सी की अपन बात करें डायटम सुडाइनोफ्रिजिलेट ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी, और केटोनोइड्स सहायक वर्णक जेंथोफिल और केरोटीन होते हैं इसके अंदर, है ना। अब मैंने आपको बताया कि ये कैसा है, ये कैसे वर्णक है, ये जो वर्णक है वो कैसे हैं, ये है लिपिड में घुलनशील वर्णक है। कैसे है, लिपिड में घुलने वाले क्या है, वर्णक है, ठीक है। ये पिगमेंट कैसे है, लिपिड घुलनशील है। भैया बोल, अब ठीक बात बता रहे हो, लिपिड में घुलने वाले। अब मैंने कहा ये सारे तो लिपिड में घुलने वाले, लेकिन एक जल में घुलने वाला भी वर्णक है, आ जाओ जी वो बताता हूं। तो फाइकोबिलिन नाम का एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट है फाइकोबिलिन, ये जो है जल घुलनशील वर्णक होता है। फाइकोबिलिन कैसा है, जल में घुलने वाला वर्णक होता है, ठीक बात है भैया। अब फाइकोबिलिन जो है वो दो हैं आपके पास में, जैसे नाम बताऊंगा आपको याद आ जाएंगी बातें। कौन से पिगमेंट है वो दो, एक फाइकोइरिथ्रिन और एक है आपका फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन अपन कहां पढ़ते हैं भैया, रेड एल्गी के अंदर पढ़ते हैं, और रेड एल्गी अपन कहां पढ़ते हैं, अरे प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक बात है। तो रेड एल्गी के अंदर आपको फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन देखने के लिए मिलता है। फाइकोइरिथ्रिन जो है वो कैसा रंग देता है, रेड रंग देता है, और फाइकोसाइनिन ब्लू रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों पिगमेंट आपको कहां मिलेंगे, रेड एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, और ये जल घुलनशील वर्णक होते हैं, ठीक बात है। चलो जी, आ जाओ जी एनसीईआरटी में आ जाओ एक बार। चलो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं, फिर अपन आगे एनसीईआरटी में बात करेंगे। उच्च पादप, ठीक है, जो उच्च पादप आपके जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ए तो पाया जाएगा भैया, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो सबके अंदर पाया जाएगा। जो भी आपको प्रकाश संश्लेषण करता है, जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण करता है उसके अंदर कुछ और हो या ना हो, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उच्च पादप भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल तो ए तो पाया जाएगा। उसके अलावा क्लोरोफिल बी भी होगा, ठीक है, और केरोटिनॉइड्स होंगे। ये तीन चीजें क्या होंगी, उच्च पादपों के अंदर पाई जाएंगी, याद आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल ए के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में यही पाया जाता है, यूनिवर्सल पिगमेंट है ना जी, तो सबसे अधिक मात्रा में क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में यही पाया जाएगा। प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है कौन सा, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उसके अलावा प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक भी यही है। इसका फॉर्मूला आप याद रख लो भाई, C55H72O5N4Mg, तो ये इसका फॉर्मूला है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी की बात करें तो उसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल के बी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के जो फॉर्मूला, उसके केमिकल फॉर्मूला जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। यहां पर देखो सेम सेम, यहां पर H कितने 72 है क्लोरोफिल ए में, यहां पर H 70 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने 5 है, यहां पर 6 है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम है। फिर बात करें केरोटिनॉइड्स की बात कर लेते हैं। केरोटिनॉइड्स के अंदर मैंने आपको बताया दो हैं इसके अंदर पिगमेंट, एक जेंथोफिल और एक केरोटीन। केरोटिनॉइड्स के अंदर दो पिगमेंट है, जेंथोफिल और केरोटीन। जेंथोफिल का आपको फॉर्मूला, आपको केमिकल फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए C40H56O2, और केरोटीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C40H56O2, यहां पर हट जाएगा, बस इतना सा आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो जी, अब हमको कैसे पता लगा कि भैया प्लांट की जो पत्तियां हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से वर्णक है। मैंने आपको बताया कि जो आपकी प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, बी और केरोटिनॉइड्स, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया हमें कैसे पता लगा कि इनके अंदर ये वाले पिगमेंट पाए जाते हैं। तो देखो उसके लिए क्या की गई, पेपर क्रोमेटोग्राफी की गई। क्या की गई, पेपर क्रोमेटोग्राफी करी गई। पेपर क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में कहते हैं कागज वर्णलेखिकी, ठीक है। तो ये करी गई, ये क्या होती है ध्यान से देखना भाई। हमने क्या ली, एक पत्ती ले ली भैया, पत्ती को हमने क्या कर लिया, एकदम से पीस लिया पत्ती को, ठीक है। और यहां पर देखो ये पीसी हुई पत्ती है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मतलब मीडियम बना लिया, एक तरीके से पीस के इसको एक द्रव बना लिया, मीडियम बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या लिया, ये पेपर स्ट्रिप ली, ठीक बात है। और जैसे ही हमने क्या किया, इसको यहां पर लेके आए, इस मीडियम के पास में लेके आए, तो आप सबको पता है जो हल्का होगा
ठीक है, एक वो इंसान मोटा है भाई और एक पतला इंसान है, ठीक है, दोनों में रेस करवा दो, ज्यादा आगे भागने के चांसेस किसके होते हैं, ठीक है, ज्यादा आगे जाने के चांसेस किसके, जो पतला होगा वो आगे भाग जाएगा, मोटा तो वो पीछे रह जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, जो हल्का पिगमेंट है ना, जो हल्का पिगमेंट था वो ऊपर आ गया यहां पर, ठीक है, जो हल्का पिगमेंट था वो ऊपर आ गया, ऐसे जो भारी था वो पीछे रह गया। ठीक बात है। जो ऊपर ही ऊपर जो पिगमेंट आया वो कौन सा था, हल्का कौन सा था, केरोटीन पिगमेंट था। कौन सा था, केरोटीन। और केरोटीन का रंग कैसा आया, येलो और येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो से येलो ऑरेंज रंग आता है इसका, है ना, पीला या फिर पीला नारंगी रंग इसका होता है। फिर आया इसके बाद में आया जेंथोफिल पिगमेंट आया, ठीक है, जेंथोफिल का रंग कैसा होता है, येलो कलर का होता है जी, ठीक है। उसके बाद में आया आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल का एक कैसा रंग होता है, चमकीला अथवा नीला हरा होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल बी आया उसके बाद में लास्ट में, इसका येलो ग्रीन होता है। तो इस प्रकार से हमें रंग याद रखने, कौन से पिगमेंट का कौन सा रंग होता है। और हमें कैसे पता लगा कौन कौन से पिगमेंट हैं, भैया पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमें पता लगा, जिसको हिंदी में कागज वर्णलेखिकी कहा जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए केरोटीन का रंग कैसा है, येलो, येलो ऑरेंज, ठीक है। फिर आपका आता है जेंथोफिल, कैसा रंग, येलो। क्लोरोफिल बी का ब्राइट चमकीला या फिर नीला हरा। उसके बाद में आता है क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन। ठीक बात है, चलो जी। मुख्य प्रकाश संश्लेषक वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल ए है जी। कौन सा है, क्लोरोफिल ए जो है मुख्य प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। आ जाओ। जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि इस पौधे की पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हरा जो है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका डार्क ग्रीन होता है। ये तो आपने नोटिस किया होगा, पत्तियां जो है हर पौधे की, जो हरा तो अपन बोलते हैं ग्रीन लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, लेकिन हर पौधे की पत्तियां जो है वो एक प्रकार की ग्रीन नहीं होती। कुछ में वो थोड़ा सा हल्का हरी होंगी, कुछ थोड़ी सी डार्क ग्रीन होंगे, तो वो तो अपन नोटिस करते ही हैं। हाँ, हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्ण वर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफिक कागज वर्ण लेखिकी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक का नहीं बल्कि 4 वर्णकों का अलग अलग जो वर्णक है उनका अपन को मिलता है। क्लोरोफिल ए क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा दिखाई देता है, मैंने आपको बता ही दिया। क्लोरोफिल बी पीला हरा दिखाई देता है, जेंथोफिल पीला दिखाई देता है तथा केरोटिनॉइड जो है वो पीले नारंगी पीले दिखाई देते हैं। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, अब वो भूमिका समझने के लिए अपन यहां आते हैं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर क्या दिखा रहा है, हरित जो लवक वर्णक है आपके, ठीक है, के द्वारा प्रकाश का अवशोषकता। ठीक है, यहां पर देखो ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये कौन सा वर्णक है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, क्लोरोफिल बी है। ठीक है, और जो येलो वाला है वो कौन सा, केरोटिनॉइड है। ठीक है, अब ये यहां पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये क्या मतलब है यहां पर इसका मतलब ये है कि यहां पर अलग अलग लाइट वेवलेंथ है। जैसे मान लो यहां पर 4, यहां पर मैं ले लेता हूं कि 400 है, फिर यहां पर 500 nm है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर 700 nm है। इस प्रकार से अलग अलग क्या है, लाइट की वेवलेंथ है, प्रकाश की अलग अलग क्या है, वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, और प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या होती है, आपकी लाइट होती है। ठीक है, एक व्हाइट लाइट के अंदर क्या होती है, 7 प्रकार की लाइट होती है, वो विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। ठीक है, 5 प्रकार की, 7 बोले VIBGYOR 7 ही होती है। ठीक है, तो विबग्योर जो है वो आपकी यहां पर अलग होती है। मान लो यहां पर V है, ठीक है, यहां पर I है, VGYOR। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आपकी जो आपकी अलग अलग प्रकार की लाइट आ रही हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए आपका जो क्लोरोफिल ए है, जो ब्लू कलर वाला है, वो यहां पर देखो ऊपर जा रहा है, यहां पर ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि यहां पर जो क्लोरोफिल ए जो है ना वो लाइट को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या मतलब है कि यहां पर ये ऊपर जाने का मतलब क्या है, इस वेवलेंथ की जो लाइट है, इस वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है ना, यहां पर मान लो 400-500 आ रहा है ना, एक बार अपन एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, यहां की जो लाइट जितनी वेवलेंथ की लाइट यहां पर आ रही है ना, उस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा उसको अवशोषित कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए। जब तो क्लोरोफिल ए यहां पर ऊपर जा रहा है। ठीक बात है। फिर अपन आगे गए यहां पर कोई अपन को नहीं दिखा, कोई भी हलचल यहां पर नहीं दिखी। उसके बाद में यहां पर देखो वापस ऊपर गई, कौन सी, क्लोरोफिल ए वाली, देखो ब्लू वाली ऊपर गई है ना, मतलब यहां पर भी क्या क्लोरोफिल ए जो है वो उछल रहा है, मतलब यहां पर उसने क्या किया है, अवशोषित किया प्रकाश को। तो प्रकाश की जो वेवलेंथ है, एक तो यहां पर वो अवशोषित कर रहा है कौन, क्लोरोफिल ए, एक यहां पर कर रहा है।
ठीक बात है। और क्लोरोफिल बी की बात करें तो वो तो सिर्फ यहां पर ही कर रहा है, यहां पर तो कुछ भी नहीं कर रहा, थोड़ी सी कर रहा है। और जब आप कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो यहां पर वो थोड़ी सी लाइट क्या अवशोषित करता है। तो मेन लाइट जो अवशोषित करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल ए जो है वो मेन लाइट अवशोषित करता है। तो लाइट जितनी अवशोषित होगी उतना ही क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा। तो यहां पर जो है, यहां पर लाइट क्या ज्यादा अवशोषित हो रही है, तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक बात है। और प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो यहां पर ऑक्सीजन भी क्या है? अधिक निकलेगी। ठीक बात है। यहां पर देखो बीच में देखो एकदम से देखो नीचे आ गई, ठीक है, यहां पर कोई लाइट अवशोषित हो ही नहीं रही, यहां पर लाइट कोई अवशोषित नहीं हो रही, तो यहां पर क्या है? आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी क्या आ गई? नीचे आ गई। ठीक है, यहां पर फिर वापस लाइट यहां पर ऑब्जॉर्व हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो यहां पर क्या है? वापस प्रकाश संश्लेषण बढ़ गया। तो जितनी लाइट ऑब्जॉर्व होगी उतना क्या? प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। तो यहां पर देखो इनको दोनों को एक साथ में रख दिया, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को दोनों को एक साथ में रख दिया कि भैया लाइट यहां पर देखो क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट यहां पर अवशोषित कर रहा है, तो जितनी लाइट यहां पर क्लोरोफिल ए अवशोषित कर रहा है उतनी ही क्या है? यहां पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ रहा है। यहां पर फिर देखो लाइट यहां पर अब्जॉर्ब होना कम हो गई, तो यहां पर देखो प्रकाश संश्लेषण भी कम हो गया, ब्लैक वाला प्रकाश संश्लेषण का है। वापस देखो यहां पर लाइट बढ़ गई तो यहां पर देखो प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ गया। तो यहां से अपन को क्या समझ में आता है कि जो क्लोरोफिल ए है ना वही क्या है? मुख्य वर्णक है। ठीक है, वही क्या है? मुख्य वर्णक तो वही है आपका। वर्णक वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्यों, ठीक है, जो आपकी वेवलेंथ है, ठीक है, को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? एक मिनट, आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न वेवलेंथ में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करते हैं। अपन ने कर लिया ऑलरेडी। आप स्पष्ट प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ एवं विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स हैं। ठीक है, से परिचित है, ये तो अपन 10वीं क्लास में देख ही लेते हैं। अब चित्र 13.3 देखिए, 13.3 वाला ये चित्र है, 13.3 ये वाला चित्र, ये वाला चित्र, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पढ़ तो लेते ही हैं। को देखें जिनमें वेवलेंथ को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। जितनी जिस वेवलेंथ पर लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब किया जाएगा, प्रकाश को जितना ज्यादा अवशोषित किया जाएगा उतना ही प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा। क्या आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में, ठीक है, नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है। अब यहां पर देखो, मैं मान लू कि यहां पर मैं विबग्योर लिख देता हूं, 1 मिनट, VIBGYOR। तो यहां से आप क्या देख सकते हो कि जो क्लोरोफिल ए है ना वो कौन से क्षेत्र में ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है? एक तो ब्लू जो एरिया है उसमें क्या है? लाइट ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है, और एक जो रेड एरिया है इसमें क्या है? लाइट ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक बात है, चलो, तो ये बात यहां पर लिख रखी है। क्या आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण कर रहा है। उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम हो रही है, जितना ज्यादा अवशोषित करेगा लाइट को उतनी ज्यादा क्या? प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा। अतः हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखने क्या चलो, ये ग्राफ एक साथ ये बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती है। अधिकतर जो आपकी प्रकाश संश्लेषण है वो कहां होता है? नीले और लाल क्षेत्र में ही क्या अधिकतम आपकी प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम अन्य वेवलेंथ पर भी संपन्न होती हैं। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य दो थाइलेकोइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, केरोटीन जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं और तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाले उपयोगी वेवलेंथ के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। अब ये वाली मैं चीज आपको थोड़ी सी आगे बताऊंगा, क्या बोल रहा है बता देता हूं थोड़ा सा, कि जो क्लोरोफिल ए जो है वो तो क्या आपका मेन वर्णक वही है, मुख्य वर्णक वही है, लेकिन आपके क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स जो आपके जेंथोफिल, केरोटीन, ये जो है ये क्या करते हैं? दूसरी जो लाइट है ना, मेन जो लाइट को अवशोषित करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल ए। लेकिन बाकी जो दूसरी लाइट को जो अवशोषित करने का काम कौन करता है? जेंथोफिल, आपका जेंथोफिल होगा, केरोटीन हो गया, आपका क्लोरोफिल बी, ये अलग लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसको क्लोरोफिल ए नहीं कर पाता, उसको ये दूसरे वाले जो पिगमेंट है वो कर लेते हैं, और उसके बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद में किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूं यहां पर क्या है? क्लोरोफिल ए है। चलो लिख के बताता हूं। यहां पर क्या है? क्लोरोफिल ए है। ठीक बात है।
और मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या कर रहा है, यहां पर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जिस लाइट को ये क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उस लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, उस लाइट को कौन एब्जॉर्ब करके देगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके देंगे कौन है, क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लोरोफिल बी, ठीक है, और जेंथोफिल, जेंथोफिल, केरोटीन, केरोटीन, ठीक है। ये क्या है, दूसरी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको किसको दे देंगे, इस क्लोरोफिल ए को दे देंगे। जिस लाइट को डायरेक्ट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो उसको कौन कर लेंगे, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, केरोटीन, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जिसको क्लोरोफिल ए नहीं कर पाएगा उसको ये पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद में किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को दे देंगे, ठीक है। चलो अब अपन यहां आते हैं, और अब मैं आपको बताता हूं ये मुख्य प्रकाश संश्लेषक कौन, आपका क्लोरोफिल ए है। अब मैं आपको बताता हूं एंजल्समैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंजलमैन में एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था मैं बताता हूं, ठीक है। क्लेडोफोरा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था, क्लेडोफोरा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था इनका, देखो देखो ध्यान से, यहां से क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। कैसी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट आई, ठीक है, और आप सबको पता है 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं अपन कि व्हाइट लाइट पर के आगे जब अपन प्रिज्म लगा देते हैं ना, व्हाइट लाइट के आगे जब हम प्रिज्म लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म लगा देते हैं तो वो व्हाइट लाइट जो किस में टूट जाती है, विबग्योर के अंदर टूट जाती है। तो ये व्हाइट लाइट जो है अपन ने एक सफेद लाइट डाली किस पर, प्रिज्म पर, और प्रिज्म ने क्या किया, उस व्हाइट लाइट को तोड़ दिया, किसमें, विबग्योर में तोड़ दिया। वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, और आर का मतलब रेड। तो इतनी सारी, उसमें इतने सारे रंगों की लाइट में उसको तोड़ दिया गया। हमने यहां क्या रख दिया, ये क्या है, क्लेडोफोरा, ठीक है। यहां पर अपन लाइट का खेल खेल रहे हैं, भैया खेल रहे हो आप, खेल तो खेल रहे हो। हमने कहा यहां पर अपने क्या किया, एक क्लेडोफोरा रख दिया जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक बात है। चलो, और हमने फिर क्या देखा, इस क्लेडोफोरा को यहां रख दिया, यहां से लाइट आ रही है, यहां पर वॉयलेट कलर की लाइट आ रही है, यहां से इंडिगो, यहां से ब्लू रंग की, यहां से ग्रीन रंग की, यहां से येलो रंग की, यहां से ऑरेंज, यहां से रेड रंग की लाइट आ रही है। किस पर, क्लेडोफोरा के ऊपर आ रही है, ठीक है। और हमने यहां पर क्या डाल दिए, वायुवीय जीवाणु डाल दिए। इसके आसपास में क्या डाल दिए, वायुवीय जीवाणु डाल दिए, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो डाल दिए। थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद में हमने क्या देखा कि यहां पर जो है वायुवीय जीवाणु जो है वो इस रीजन के अंदर क्या है, एकदम से इकट्ठा होने लग गए, कॉलोनी बनाने लगे। यहां पर क्या, कॉलोनी बनाने लग गए। और हमने क्या देखा कि एक जगह और है जहां पर इन्होंने कॉलोनी बनाई है। हमने तो जो वायुवीय बैक्टीरिया थे, जो आपके वायुवीय जीवाणु थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, उनको पूरे में डाला था, पूरे में इतनी दूर में अपन ने उनको डाला था। लेकिन वो क्या करने लगे, यहां पर कॉलोनी बना ली और यहां पर कॉलोनी बना ली। हमने सोचा ऐसा हुआ क्यों होगा, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोफिल ए होता है ना, क्लोरोफिल ए होता है वो अधिकतम ब्लू रेंज के अंदर, ब्लू क्षेत्र वाली लाइट, नीले क्षेत्र वाली लाइट और लाल क्षेत्र वाली जो प्रकाश होती है उसको अवशोषित करता है। तो यहां से जो ब्लू रंग वाली लाइट जा रही है उसको यहां से अधिकतम अवशोषित किया जा रहा है। अधिकतम अवशोषित करेगा तो यहां पर जो आपका फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण भी यहां पर अधिक होगा, और प्रकाश संश्लेषण यहां पर अधिक होगा तो यहां पर ऑक्सीजन भी अधिक बनेगी। और यह कैसा बैक्टीरिया है, वायुवीय जीवाणु है, तो इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और यहां पर ऑक्सीजन अधिक से अधिक है क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। किसकी वजह से, ब्लू लाइट की वजह से, ठीक है। और जो है आपका क्लोरोफिल कौन से क्षेत्र के अंदर लाइट को ज्यादा अवशोषित करता है, लाल क्षेत्र वाली लाइट क्या है, ज्यादा अवशोषित करता है। तो यहां से क्या आ रही है, रेड लाइट आ रही है, तो रेड लाइट को यहां पर क्या है, ज्यादा अवशोषित करेगा। ज्यादा अवशोषित करेगा तो यहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो आपका प्रकाश संश्लेषण जो है वो अधिक होगा। प्रकाश संश्लेषण अधिक हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी तो ये कौन सा बैक्टीरिया, वायुवीय जीवाणु है, इसको ज्यादा ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये यहां पर क्या, इसने कॉलोनी बना ली। तो अपन को कॉलोनी जो कहां देखने के लिए मिलती है, ब्लू रीजन के अंदर देखने के लिए मिलती है और रेड रीजन के अंदर देखने के लिए मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें क्लियर हो जाती हैं। एक बात तो यह क्लियर हो जाती है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ना निकलती तो ये वायुवीय जो जीवाणु, ऑक्सीजन लविंग जो बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन को पसंद करने वाला बैक्टीरिया है, वो यहां नहीं होता, यहां पर कॉलोनी नहीं बनाता। यहां पर कॉलोनी उसने इसीलिए बनाई क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। दूसरी बात क्या क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा जो अधिक
प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहां होता है, एक तो ब्लू रीजन के अंदर जो नीला क्षेत्र वहां होता है और एक लाल क्षेत्र के अंदर होता है। दो चीजें यहां से क्लियर होती हैं एंजेलमैन के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर होती है कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन निकलती है। दूसरी बात ये क्लियर होती है कि आपका जो नीला क्षेत्र है उसके अंदर अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है और जो लाल क्षेत्र है उसके अंदर अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। याद रखना एंजेलमैन ने कौन सा क्या यूज किया था, क्लेडोफोरा यूज की थी। आज इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करते हैं, थोड़ा ये पीछे है ना, स्टार्टिंग में था लेकिन यहां पर ये रिलेट कर रहा था इसलिए मैंने इसको बाद में पढ़ाया। आ जाओ जी, अब आप TW, ठीक है, TW एंजेलमैन, ठीक है, एंजेलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया। स्पेक्ट्रमी घटक कौन से, आपके विबग्योर, ठीक है। और उन्होंने एक हरे सवाल क्लेडोफोरा, ठीक है, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया वायवीय जो जीवाणु है, ठीक है, के निलंबन में रखा गया था, निलंबन में रखा गया, उसको प्रतिपादित किया गया। बैक्टीरिया का प्रयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया था। ये ऑक्सीजन कहां से निकल रही है उसका केंद्र पता लगाने के लिए किसको यूज किया गया, बैक्टीरिया को। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश वाले क्षेत्रों में क्या हो रहा है, एकत्र हो गया, कॉलोनी वहां पर बना रहा है ना, इकट्ठा हो गया। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णन किया गया। एक मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको एंजेलमैन का एक्सपेरिमेंट बताया, इससे जो बातें आपको पता लगती हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो जी, अब बात करेंगे अपन किसकी, फोटो सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, फोटो सिस्टम की बात करते हैं। फोटो सिस्टम क्या है अभी समझते हैं। तो फोटो सिस्टम किस किस से बना हुआ होता है, क्लोरोफिल जो वर्णक है आपके, जिसमें क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी वर्णक हो गए, ठीक है। फोटो सिस्टम जो है वो किस किस के मिलने से बना हुआ है वो ध्यान से सुनो भाई। मैं ये कह रहा हूं फोटो सिस्टम जो है एक तो क्लोरोफिल वर्णक हो गया आपके, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केटनोइड हो गए, प्रोटीन, ठीक है, इन सब का संग्रह क्या है, फोटो सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम होता कहां पर है, ये फोटो सिस्टम होता कहां पर है, थाइलेकोइड की झिल्ली में उपस्थित होता है। थाइलेकोइड की झिल्ली में उपस्थित होता है। भैया थाइलेकोइड क्या होता है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अभी दिखाता हूं, चलो आ जाओ। थाइलेकोइड क्या होता है, आ जाओ जी। ये क्या है आपका, ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, थाइलेकोइड, ठीक है। और ये थाइलेकोइड की झिल्ली कौन है, ये थाइलेकोइड की झिल्ली है। इस थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर क्या मौजूद है, इस थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर आपको क्या मौजूद है, फोटो सिस्टम। इस थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर क्या मौजूद है, फोटो सिस्टम, PS। चलो मैंने बता तो दिया ही आपको, यहां क्यों लिखते हैं फिर, यहां पर क्या है आपका PS यहां मौजूद होता है, ठीक बात है, फोटो सिस्टम यहां मौजूद होता है। अब थाइलेकोइड, एक तो ये थाइलेकोइड है, ठीक है, यहां पर भी होगा, और एक ये भी थाइलेकोइड है, ठीक है। ये स्टोमा का थाइलेकोइड है जिसको मैंने स्टोमा लेमेली कहा, ठीक है, इसके अंदर भी होगा, अभी दिखाएंगे, चलो जी आपको। तो जो आपका फोटो सिस्टम है वो बना किससे हुआ होता है, क्लोरोफिल वर्णक से, केराटिनॉइड से और आपके प्रोटीन के संग्रह से बना हुआ होता है। थाइलेकोइड की झिल्ली में ये उपस्थित होता है। थाइलेकोइड कौन सा, एक पीठी का थाइलेकोइड है। पीठी का थाइलेकोइड मतलब जो स्ट्रोमा के अंदर जो थाइलेकोइड है, स्ट्रोमल थाइलेकोइड कहेंगे, और एक ग्रेना का थाइलेकोइड है, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या होता है, आपका फोटो सिस्टम मौजूद होता है। जो फोटो सिस्टम उसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PS लिखेंगे। फोटो सिस्टम को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PS लिखेंगे। ये PS क्या है, प्रकाश अभिक्रिया, जो आपकी लाइट रिएक्शन जो है ना वो इसी फोटो सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। जो आपकी प्रकाश अभिक्रिया है वो इसी फोटो सिस्टम के अंदर होगी, ठीक है। इसको लाइट रिएक्शन कहेंगे अपन। PS जो वो दो प्रकार के हैं जी, एक PS1 है और एक PS2 है। एक क्या है, PS1 है और एक क्या है, PS2 है। इनका 1 और 2 का मतलब ये नहीं है कि पहले 1 में काम चलेगा उसके बाद में 2 में काम चलेगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो लाइट रिएक्शन आपकी प्रकाश अभिक्रिया वो कहां होती है, PS के अंदर होती है, फोटो सिस्टम के अंदर होती है, ठीक बात है। और फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक PS1 और PS2। अब PS1 और PS2 इनसे आप ये मत समझना कि जो प्रकाश अभिक्रिया आपकी लाइट रिएक्शन है पहले PS1 के अंदर चलेगी फिर PS2 के अंदर चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर भैया इनका PS1 और PS2 नाम क्यों दिया गया है, ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी खोज पहले PS1 की हो गई थी और उसके बाद में PS2 की हो गई थी, इसलिए इनको नाम ऐसा PS1 PS2 दे दिया। बाकी पहले काम किसमें होता है, PS2 के अंदर पहले रिएक्शन चलती है फिर अपना PS1 में चलती है। तो इनका जो नाम है इनकी खोज की क्रम में इनके नाम इनको दिए गए हैं, ठीक बात है। चलो जी इधर आओ।
अब बात करें पीएस की संरचना, देखते हैं पीएस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पीएस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से देखो। बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या है आपका अभिक्रिया केंद्र है। ये क्या है अभिक्रिया केंद्र, रिएक्शन सेंटर है जी। ये क्या है रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र हो गया। और साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, साइड में जो आपको ये माल मसाला दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये LHC है। क्या ये LHC, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये ऊपर बीच में जो है आपका वो क्या अभिक्रिया केंद्र है, रिएक्शन सेंटर है। साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है आपको। बोले ठीक बात है भैया, ठीक। ये जो LHC है जो साइड वाला जो वो किससे बना हुआ है, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो अभिक्रिया केंद्र है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है क्लोरोफिल ए से बना हुआ है जी। किससे बना हुआ है, क्लोरोफिल ए, यहां पर भी लिख देता हूं मैं, क्लोरोफिल ए से बना हुआ है, ठीक है। जो आपका रिएक्शन सेंटर है जो बीच में होता है अभिक्रिया केंद्र, ये इससे बना हुआ होता है क्लोरोफिल ए से। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो पादप हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है। तो मैंने कहा कि आपका क्लोरोफिल ए जो तो कहां पाया जाएगा, आपका अभिक्रिया केंद्र के अंदर पाया जाएगा, रिएक्शन सेंटर के अंदर पाया जाएगा। बच गए कौन से पिगमेंट, जेंथोफिल, केरोटीन और आपका क्लोरोफिल बी। तो वो कहां होंगे, इस LHC को वही बनाते हैं ना। तो इस साइड में जो कौन है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सहायक वर्णक है। सहायक वर्णक कौन से होता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स से। कैरोटीनॉइड्स जो है वो क्या करते हैं, अभिक्रिया केंद्र को उच्च प्रकाश तीव्रता से बचाते हैं। अगर मान लो बहुत तेज लाइट आ गई, बहुत तेज लाइट आ गई, अगर वो डायरेक्ट किस पर गिर जाएगी, इस क्लोरोफिल ए पर अगर गिर जाएगी ना, तो ये क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर जो है वो खराब हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं बहुत तेज इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, बहुत तीव्रता से लाइट आ रही है, ठीक है, और वो अगर डायरेक्ट इस रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र पर आगे गिर गई तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। तो इसको खराब ना हो तो ये जो आपका जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स जो है, जेंथोफिल और कैरोटीन जो है, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया केंद्र को उच्च प्रकाश तीव्रता से क्या है, बचाते हैं। जो अगर बहुत तेज प्रकाश आ रहा है तो उसको क्या कर लेते हैं, खुद उसके आगे हो जाते हैं कि भैया हम रिएक्शन सेंटर को, अभिक्रिया केंद्र को कुछ नहीं होने देंगे, आप हमारे अंदर समाहित हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, उसको रोकते हैं। चलो जी, तो आपको पता लग गया कि बीच में जो रिएक्शन सेंटर होता है आपका अभिक्रिया केंद्र, वो किससे बना होता है, क्लोरोफिल ए से। जो साइड में आपके LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वो किससे बने हुए होते हैं, सहायक वर्णक क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड से बने हुए होते हैं। और कैरोटीनॉइड क्या काम करते हैं, अभिक्रिया केंद्र को उच्च प्रकाश तीव्रता से बचाते हैं, ठीक है। LHC के बारे में कुछ बात करते हैं। LHC, ये LHC साइड में जो है ना LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, विभिन्न वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को देते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है, मुख्य वर्णक है ही, ठीक है। और ये क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो आपकी नीले और लाल क्षेत्र के अंदर जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, ये रिएक्शन सेंटर जो है क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो बाकी की जो लाइट बच गई ना, बाकी की जो वेवलेंथ बच गई, उनको कौन अवशोषित करता है, ये आपका LHC जो है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये क्या करेंगे, उसको अवशोषित करेंगे। और अवशोषित करने के बाद में किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को दे देंगे। क्लोरोफिल ए जो है वो डायरेक्ट सारी लाइट्स को अवशोषित कहीं नहीं कर सकता, तो जिन लाइट को अवशोषित क्लोरोफिल ए नहीं कर सकता उसको कौन करेंगे, ये LHC जो है अवशोषित करेगा और उसके बाद में किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को दे देगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो जी, अब एक बात करते हैं इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है, ये इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट ध्यान से देखना भाई। यहां पर किस पे काम किया गया, क्लोरेला को लिया गया, ठीक है, क्लोरेला को लिया गया इसके अंदर। और क्लोरेला को लेकर क्या किया गया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश, इसके अंदर मतलब ये जो वैसी प्रकाश है इसके अंदर एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, है ना। नॉर्मल जो लाइट होती है उसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती है, लेकिन जो आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक वर्णी प्रकाश है, इसके अंदर आपकी एक वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, क्लोरेला को लिया और इन्होंने चेक किया, कभी इन्होंने 400 nm की लाइट डाली, 400 nm वेवलेंथ की लाइट डाली इस पर और देखा कि कितना प्रकाश संश्लेषण कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने देखा कि 500 nm की वेवलेंथ की लाइट इन्होंने डाली, तो फिर देखा कितना कर रहा है। ऐसे करते करते इन्होंने अलग अलग वेवलेंथ पर क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ की इस पर लाइट डाली और लाइट डाल के इन्होंने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर कितना हो रहा है, वो सारे नोट डाउन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्लोरेला को लिया गया, ले लिया गया क्लोरेला को। क्लोरेला क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है जी। फिर उन्होंने क्या किया, एक वर्णी प्रकाश लिया जिसके अंदर क्या है, एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है, एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है। अगर उस प्रकाश के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ की अगर लाइट होगी तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस वेवलेंथ पर अधिक हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी लाइट ली जिसके अंदर क्या है, एक ही वेवलेंथ निकलती हो,
ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या किया, मान लो एग्जांपल के लिए कि इस क्लोरेला पर 400 वेवलेंथ की लाइट डाली, फिर 420 वेवलेंथ की लाइट डाल के देखी, तो 400 पर रीडिंग देखी इन्होंने किस रेट पर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कैसा हो रहा है, फिर इन्होंने 420 पर देखा, फिर 450 पर देखा। इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट डाली और ये नोट डाउन करते गए कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहां पर कितना आ रहा है। फिर इन्होंने नोटिस किया कि 680 एनएम पर 680 एनएम की वेवलेंथ जब इन्होंने डाली ना, 680 एनएम वेवलेंथ की जब लाइट इन्होंने इस क्लोरेला पर डाली, तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि प्रकाश जो संश्लेषण है उसकी दर एकदम से बढ़ गई। ये पहले डाल रहे थे, फिर इन्होंने 680 एनएम की जब लाइट जैसे ही डाली क्लोरेला पर, तो क्लोरेला के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो एकदम से बढ़ गई। तो यहां पर 680 एनएम पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी। जैसे ये 80 एनएम से 680 एनएम से 690 पर गए, तो क्या देखा इन्होंने, 680 एनएम के बाद जैसे ये गए तो इन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की दर में एकदम से गिरावट आ गई। 680 पर एकदम से दर बढ़ गई और 680 के बाद में जैसे ही वेवलेंथ इन्होंने डाली क्लोरेला पर, तो इन्होंने क्या पाया कि यहां पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो घट गई एकदम से। तो उसको क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट भी कहते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि 680 एनएम की जो लाइट है वो कहां हो रही है, रेड लाल क्षेत्र के अंदर पाई जा रही है। कहां से आ रही है, लाल क्षेत्र की लाइट है। कैसी लाइट है, लाल क्षेत्र वाली लाइट है, तो इसलिए यहां पर क्या है, उसको क्या बोलेंगे, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलेंगे। फिर हम 690 के बारे में हम क्या, जैसे पहुंचे 700 पर, जैसे पहुंचे ना 700 एनएम वेवलेंथ की लाइट इस पर क्लोरेला पर डाली, तो हमने क्या पाया कि वापस क्या प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ गई। वापस जानते सुनो, 680 एनएम पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है और 700 एनएम पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है। दो वेवलेंथ पर ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ रही है। ठीक बात है। तो क्लोरेला पर फिर क्या डाला, 680 एनएम और 700 एनएम दोनों का कॉम्बिनेशन क्लोरेला पर डाला, तो क्या पाया कि 50% की तीव्र वृद्धि हुई प्रकाश संश्लेषण के अंदर। 25%, 50 में बोल दिया, 25% क्या है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, फोटोसिंथेसिस की दर है वो बढ़ गई। ठीक है। फोटो सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के फोटो सिस्टम आपके PS1 और PS2। PS1 जो है वो कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 एनएम की जो वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, PS1। और PS2 कितने करेगा, 680 एनएम की जो लाइट होगी, वेवलेंथ होगी, उसको क्या करेगा, PS2 एब्जॉर्ब करेगा। ठीक बात है। चलो जी, एक बार इसको अपन एनसीईआरटी से रीड करते हैं। ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया क्या है ना, ये लाइट रिएक्शन की बात हो रही है। तो प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीकरण, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी तथा NADPH का निर्माण शामिल है, ये अपन आगे पढ़ेंगे ना। इस प्रक्रिया में अनेक कॉम्प्लेक्स सम्मिलित हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हीं में से एक है। यहां वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, जिन्हें फोटो सिस्टम 1 और PS1 तथा फोटो सिस्टम सेकंड PS2 कहते हैं। ठीक है, में गठित होते हैं। इन्हें खोज के क्रम में ये नाम दिए गए हैं। PS1 और PS2 किसके क्रम में नाम दिए गए, नहीं खोज ऐसे हुई है, PS1 जो पहले खोज हुई और PS2 की बाद में खोज हुई, लेकिन जब अपन रिएक्शन देखेंगे तो उसमें PS2 में काम पहले चलता है, PS1 के अंदर बाद में आता है, देखना भी न कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में ना। तो इनका नाम जो है वो इनकी खोज के क्रम में दिया गया है, ना कि इनके काम करने के क्रम में इनको दिया गया है। LHC प्रोटीन की से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने हुए होते हैं, हजारों वर्णक के जो अणु हैं उनसे ये बना होता है LHC। ठीक है। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं, सभी वर्णक होंगे सिवाय क्लोरोफिल A के एक अणु के। ठीक है। तथा LHC का निर्माण करते हैं। LHC के अंदर क्लोरोफिल A नहीं होता, जिन्हें एंटेनी कहते हैं ना। ये वर्णक विभिन्न वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है और दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। अलग अलग फोटो सिस्टम अलग अलग अभिक्रिया केंद्र होंगे। PS1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 एनएम पर होता है, अतः P70 इसको कहते हैं, है ना, P70 बोलो, P700। और PS2 में अवशोषण शीर्ष 680 एनएम का होता है, अतः इसको P680 कहते हैं। ठीक बात है। चलो जी, और एक चीज मैं आपको यहां और बता देता हूं। चलो, ये जो क्लोरोफिल ए जो है अभिक्रिया केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए का बना हुआ होता है। और क्लोरोफिल ए का कितना क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। चलो मैं एक चीज और बता देता हूं।
PS2 जो है वो यहां पर कितनी 680 nm की वेवलेंथ को अवशोषित करता है, इसलिए क्या करेंगे, इसका नाम क्या बोल देंगे इसको P680 और PS1 को क्या बोल देंगे P700। ठीक बात है। चलो फिर बात करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन परिवहन की बात करेंगे, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन या फिर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अपन बात करने वाले हैं। एक मिनट पानी पी लूं मैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन कहां होता है, वही थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर। अभी दिखाऊंगा थाइलेकोइड की झिल्ली। ये ETS कहां चलती है दिखाता हूं आपको। ये मान लो क्या है आपका, ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड 2। ठीक है, इसकी ये झिल्ली जो है ना, इसकी इस झिल्ली के अंदर यहां क्या होगा, इस झिल्ली के अंदर क्या होगा ETS चलेगा। इस झिल्ली के अंदर क्या चलेगा ETS चलने वाला है, इसके अंदर ETS चलेगा। ठीक बात है। चलो तो जो आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन है वो कहां चलेगा, आपकी थाइलेकोइड की झिल्ली में चलता है। क्या काम है इसका, इलेक्ट्रॉन परिवहन, जो आपका परिवहन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में इसको ETS कहते हैं। क्या काम है जी इसका, कम रिडोक्स विभव से उच्च रिडोक्स विभव के अंदर क्या भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन, तो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा कहां से कहां, कम रिडोक्स विभव से उच्च रिडोक्स विभव के अंदर। ठीक है, लो रिडोक्स पोटेंशियल से हाई रिडोक्स पोटेंशियल के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन को भेजने वाला है। तो लो जो कम रिडोक्स विभव वाले हैं वो क्या होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन की दाता होंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसके पास में जाएगा, उच्च रिडोक्स विभव के पास में जाएगा, वो क्या है इलेक्ट्रॉन के ग्राही हैं। ठीक है, कम रिडोक्स विभव वाले क्या है इलेक्ट्रॉन के दाता हैं, और उच्च रिडोक्स विभव वाले क्या है इलेक्ट्रॉन के ग्राही हैं। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, डाउन हिल मूवमेंट होता है, अभी दिखाऊंगा अभी आपको। और लास्ट में अंत में इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला कम रिडोक्स विभव से उच्च रिडोक्स विभव के पास में जाता है, और ऐसे जाता जाता क्या करता है, ये अंत में कहां पहुंचेगा, NADP+ के पास में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, NADP+ के पास में पहुंचेगा ये इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगा, NADPH बनाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको पूरी प्रोसेस, अभी समझो। इस इलेक्ट्रॉन परिवहन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। क्या बनाना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। प्रोटॉन किसको कहते हैं, H+, तो H+ का ग्रेडियंट बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा, ध्यान से देखो भाई। ये क्या आपका आपका क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये थाइलेकोइड है, ये क्या है थाइलेकोइड है। और आप सबको पता है कि ये क्या है, ये ल्यूमन है। एक मिनट दीजिए मुझे, ये क्या है, ल्यूमन है, सॉरी ल्यूमन नहीं स्ट्रोमा है, माफी चाहूंगा भाई। ये क्या है, स्ट्रोमा, ये क्या है, स्ट्रोमा है। और इसको मैं वापस लिखता हूं, फिर बड़ी हो जाएगी। कलर दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रोमा। ठीक बात है। और ये इसके अंदर क्या है, ल्यूमन। ल्यूमन ETS का काम क्या है, ETS चलती कहां पर है, ETS इसके अंदर चलती है, इसके अंदर। ठीक है, ETS का काम क्या है, इस स्ट्रोमा से क्या करेगी, H+ जो है, इस स्ट्रोमा से क्या करेगी, H+ को, ठीक है, इसके अंदर ले आएगी। किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर ले आएगी। तो क्या होगा, H+ की कमी कहां आ जाएगी, यहां पर तो H+ की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि वो जो स्ट्रोमा के H+ हैं, ठीक दिख रहा है, स्ट्रोमा के जो H+ हैं वो कहां आ जाएंगे, इस ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे। ल्यूमन के अंदर आएंगे तो स्ट्रोमा के अंदर H+ की कमी आ जाएगी, और ल्यूमन के अंदर H+ जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ETS का काम यही है, इलेक्ट्रॉन जो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने का काम है इसका। ठीक है, अभी से समझते हैं, ध्यान से देखना। दो प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक अचक्रीय, एक चक्रीय। ठीक है, एक को पढ़ेंगे। पहले अपन अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर अपन बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की। आ जाओ जी, पहले बात करते हैं
अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको जेड स्कीम या फिर हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, चलो बाजू। इसके अंदर होगा क्या, सब ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड। भैया फोटो सिस्टम फर्स्ट होना चाहिए था ना पहले। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी जो खोज है वो उस क्रम में हुई थी, ना कि इनके काम के अनुसार दिया गया है ना। तो पहले काम कौन करता है, फोटो सिस्टम सेकंड करता है। और फोटो सिस्टम सेकंड कितनी वेवलेंथ पर काम करता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है कि 680 nm पर ये काम करता है। ठीक है, यहां से लाइट आई, ठीक है, लाइट आई कितने वेवलेंथ की, 680 nm की लाइट आई। जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा फोटो सिस्टम 1 पे, ठीक है, 680 nm की वेवलेंथ की लाइट आएगी, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये उत्तेजित होगा, और उत्तेजित होने के बाद फोटो सिस्टम जैसे उत्तेजित होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। वापस बोल रहा हूं, लाइट प्रकाश पड़ेगा इस फोटो सिस्टम 1 सेकंड पे, फोटो सिस्टम सेकंड पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, और वो प्रकाश कितने वेवलेंथ का होगा, 680 nm का होगा। जैसे ही 680 nm का होगा, ये उत्तेजित होगा फोटो सिस्टम सेकंड, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन, पीएच। ठीक है, कौन करेगा, पीएच इसको एक्सेप्ट करेगा। वापस सुनो ध्यान से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले मैं आपको ईटीएस के अंदर बताया था कि ईटीएस के अंदर होता क्या, कम रिडोक्स विभव से उच्च रिडोक्स विभव के अंदर क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, परिवहन होगा, इलेक्ट्रॉन दाता से इलेक्ट्रॉन ग्राहित के पास में जाएगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड अपने पास में, यहां पर लाइट आई, जैसे ही वो लाइट 680 nm वेवलेंथ की होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन जो वो उछलेगा, इलेक्ट्रॉन उछलेगा कहां जाएगा, पीएच के पास में। ठीक है, पीएच से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राही, फिर पीएच से कहां जाएगा वो, पीक्यू के पास में। ठीक है, प्लास्टिक यूनियन के पास में। ठीक है, प्लास्टिक यूनियन से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास में जाएगा। साइटोक्रोम B6F से वो कहां जाएगा, पीसी के पास में जाएगा। पीसी से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, PS1 के अंदर जाएगा ना। यहां पर PS2 खत्म, PS1 स्टार्ट हो जाएगा। PS1 को कितनी लाइट चाहिए, 700 nm की लाइट चाहिए। जैसे ही PS1 को 700 nm की लाइट मिलेगी, यहां से वो इलेक्ट्रॉन उछलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन उछल के किसके पास में जाएगा, FES के पास में जाएगा। FES से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फेरोडोक्सिन के पास में जाएगा, और फेरोडोक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, NADP+ के पास में जाता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अंत में कहां जाएगा, NADP+ के पास में जाएगा। ठीक है बात है, इसको एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, ध्यान से समझना भाई, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वेवलेंथ आई, ठीक है, लाइट प्रकाश पड़ा इस पे, ठीक है, कितने एनएम का, 680 nm की वेवलेंथ इस पे पड़ी। फोटो सिस्टम सेकंड क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, इससे क्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ये उत्तेजित हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकले कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास में, वो कौन है, पीएच। ठीक है, पीएच से वो पीएच कम विभव का हो गया, इसके पीएच के मुकाबले में इससे अधिक विभव का कौन है, आपका PQ। ठीक है, तो ये कम से अधिक किसके पास में जाएगा, तो PQ के पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। PQ से अधिक विभव का कौन है, साइटोक्रोम B6। ठीक है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। साइटोक्रोम B6F के बाद में प्लास्टोसाइनिन के पास में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। प्लास्टोसाइनिन के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, PS1 के पास में पहुंच जाएगा। PS1 के पास में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जैसे ही 700 nm की लाइट इस PS1 पर पड़ेगी, ये उत्तेजित हो जाएगा PS1, और यहां से इलेक्ट्रॉन उछलेगा, और FES के पास में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। FES से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फेरोडोक्सिन के पास में जाएगा। फेरोडोक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, NADP+ के पास में जाएगा। और NADP+ को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया ये H+ कहां से आया, ये H+ कहां से आया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पर एक एंजाइम है, यहां पर एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज। थोड़ा सही बनाते हैं, चलो फिर लिख ही रहे हैं तो थोड़ा सही लिखते हैं। यहां पर एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज। ठीक है, ये NADP रिडक्टेज क्या कर रहा है, ये NADP रिडक्टेज कर ये रहा है कि स्ट्रोमा से, ठीक है, H+ को स्ट्रोमा से ला रहा है, और इस H+ को यहां लेके आ रहा है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। स्ट्रोमा से H+ को निकालकर यहां लेके आ रहा है। ठीक है, स्ट्रोमा के जो H+ हैं उनको उठाकर कहां लेके आ रहा है, NADP+ के पास में लेके आ रहा है। NADP+ को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक,
और ये H प्लस दिखेगा, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, NADPH बना लेंगे। तो यहां से स्ट्रोमा के जो H प्लस है ना, स्ट्रोमा के H प्लस है वो तो कम हो रहे हैं ना, अरे NADP प्लस के पास में वो H प्लस जा रहा है, ठीक है। वो H प्लस कहां पड़ा था, पहले स्ट्रोमा के पास में पड़ा था, स्ट्रोमा से उठाकर किसको दे दिया, NADP को दे दिया। तो यहां से तो वो H प्लस कम हो गया ना, स्ट्रोमा से तो वो H प्लस कम हो गया। तो एक तरीका तो H प्लस कम करने का ये हो गया, ठीक बात है। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया PS2 से इलेक्ट्रॉन उछला था, ठीक है, वो उछलकर फिर आगे चला गया, ठीक है, और NADPH बन गया, लेकिन इसके पास में तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से उछलकर गए हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे भैया, दिखाता हूं अभी। यहां पर क्या आपके पास में H2O, ठीक है, और यहां पर होता है क्या, यहां पर होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पानी को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स यहां पर मौजूद होता है। ये पानी को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स है, मतलब H2 को तो ये तोड़ेगा, और जब ये H2 को तोड़ता है तो क्या बनता है, 4 H प्लस बनते हैं, और O2 बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस PS2 के पास में चले जाएंगे। इस PS2 से इलेक्ट्रॉन उछलकर यहां आगे चले गए थे, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी आई। वो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी होती है, ये वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो आके इस पानी को तोड़ता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन की पूरी कमी वापस पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसको इसमें इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं रहेगी, वापस ये काम ऐसे चलता रहता है, ठीक बात है। और ऐसे NADPH जो वो बनते रहते हैं, ठीक बात है। अब आप एक चीज नोटिस करो, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये इतनी रिएक्शन कहां चल रही होती है, ये रिएक्शन कहां चल रही होती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर चल रही होती है। ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई पूरी, ये कहां चल रही होती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर चल रही होती है। रिएक्शन कहां चल रही है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। ये इधर वाला पार्ट क्या है, स्ट्रोमा, पीठिका, ठीक है। इधर वाला पार्ट क्या है, ल्यूमन। तो ये ल्यूमन के अंदर क्या है, H प्लस बढ़ेंगे, ठीक है, यहां पर H प्लस बढ़ेंगे, और यहां से H प्लस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक बात है भैया, कैसे होंगे अभी दिखाता हूं आपको। एक तरीका तो स्ट्रोमा से H प्लस कम करने का क्या हो गया, ये NADP रिडक्टेज क्या कर रहा है, H प्लस यहां से स्ट्रोमा से उठाकर इसको दे रहा है, NADP को दे रहा है, तो यहां से तो H प्लस क्या हो गए, कम हो गए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये पानी को जब तोड़ता है तो 4 H प्लस बनते हैं, और ये H प्लस कहां बनते हैं, ल्यूमन के अंदर बनते हैं। तो आपके स्ट्रोमा से अधिक H प्लस किसके अंदर हो गए, ल्यूमन के अंदर अधिक हो रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको, ये जो प्लास्टोक्यूनियन होता है ना, ये प्लास्टोक्यूनियन जो होता है, ये क्या करता है, स्ट्रोमा के H प्लस को उठाकर कहां ले आता है, ल्यूमन के अंदर ले आता है। स्ट्रोमा से H प्लस को उठाता है और ल्यूमन के अंदर ले आता है। ये क्या है यहां पर, स्ट्रोमा, और ये क्या है, ल्यूमन। अभी एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगा, इंग्लिश वाली का, हिंदी वाले में बढ़िया नहीं दे रखा डायग्राम, सही नहीं दे रखा है, इंग्लिश वाले में सही दे रखा है, तो वो दिखाऊंगा आपको। तो ल्यूमन में स्ट्रोमा से H प्लस को उठाएगा और ल्यूमन के अंदर ले आता है। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला तरीका तो NADP रिडक्टेज H प्लस की कमी कर रहा है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहां पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से H प्लस जो है यहां पर ल्यूमन के अंदर बढ़ रहे हैं। तो 2 तरीके हो गए किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर H प्लस को बढ़ाने की, ठीक है। तीसरा तरीका, ये जो आपका PQ है, प्लास्टोक्यूनियन जो है, क्या करता है, H प्लस को स्ट्रोमा से उठाकर ल्यूमन के अंदर ले आता है। अब इसको मैं एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम से दिखाऊंगा, ये देखो, ठीक है। ये क्या है, ये आपके थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, क्या थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। इसके बाहर क्या आपका यहां पर स्ट्रोमा है, और इसके अंदर वाला पोर्शन ये क्या है, ल्यूमन है, ठीक है। लाइट आई, ठीक है, PS2 पर आई P60, ठीक है, 680 nm की आपकी लाइट आई। जैसे ही आई तो इसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आपके यहां पर पूरे आपके जो है वो नहीं दे रखे हैं, बीच में स्किप कर रखे हैं, ठीक है, आपके PH ये सारे स्किप कर रखे हैं, ठीक है। तो प्लास्टोक्यूनियन के पास में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, फिर कहां जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास में जाएगा, फिर कहां जाएगा, PC के प्लास्टोसाइनिन के पास में, फिर कहां जाएगा, PS1 के पास में। PS1 के पर जैसे ही लाइट पड़ेगी 700 nm की, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, प्रोडक्शन के पास में, ठीक है। और उसके बाद में कहां जाएगा, वो NADP रिडक्टेज, और उसके बाद में आपके NADP प्लस और H प्लस आपस में मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और NADPH बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपको मैंने आपको बता ही दिया। अब वो आपका H प्लस वाला कॉन्सेप्ट देख लो भाई, ठीक है। H प्लस देखो, ये स्ट्रोमा, इधर क्या है, स्ट्रोमा है ना, देखो यहां पर लिख भी रखा है स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर अपन को H प्लस की कमी करनी है, और ल्यूमन के अंदर अपन को H प्लस हाई करने हैं। इसके एक तरीका तो ये हो गया, ये H प्लस कहां से आ रहा है, NADP रिडक्टेज जो है उस स्ट्रोमा से H प्लस ले रहा है और इस NADP को दे रहा है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ये H प्लस देखो यहां पर PQ जो है वो H प्लस को खींच रहा है, कहां से खींच रहा है, स्ट्रोमा से
स्ट्रोमा से इस H प्लस को ये PQ खींच रहा है और इसको देखो अंदर की तरफ, देखो ये ग्रीन वाला देखो अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ ले आ रहा है, ल्यूमन के अंदर ले आ रहा है। तो दूसरा तरीका ये हो गया ल्यूमन के अंदर H प्लस बढ़ाने का, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, यहां पर देखो H2O टूट रहा है, ठीक है, किसमें, H प्लस के अंदर, तो यहां पर H प्लस जो है यहां पर बढ़ा है। तो 3 तरीके यहां पर H प्लस की संख्या बढ़ाने के हो गए। तो बाहर जो है स्ट्रोमा के अंदर H प्लस कम हो गए और ल्यूमन के अंदर H प्लस ज्यादा हो गए। अब ये ज्यादा कम क्यों किया गया है अभी बताएंगे जी, इसी से एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी इसी से, है ना, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो आपका कैसा है अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये कैसा था, अचक्रीय था। अचक्रीय क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर कोई चक्र नहीं बना ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और फिर वो आगे चला गया ना, वापस यहां नहीं आया, ठीक है, वापस यहां नहीं आया, तो कोई चक्र नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसको लिख क्या बोल दिया, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दिया। इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि जेड आकृति की होती है, देखो जेड, ठीक है, देखो ये जेड बन गया ना, जेड आकृति की है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। चलो अब बात करें चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की, है ना, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहां पर चक्रीय फोटो भी लिख देते हैं, चलो। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, इसमें चक्कर बनेगा, है ना। देखो जी, इसमें PS1 जो है उसको यूज करेंगे, 700 nm की यहां पर लाइट आएगी, ठीक है, लाइट आई, जैसे लाइट आई ये क्या होगा, उत्तेजित होगा। उत्तेजित होने के बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन उछलेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, FeS के पास में, FeS से वो कहां जाएगा, PQ के पास में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, PQ से वो साइटोक्रोम B6F के पास में जाएगा, फिर वहां से किसके पास में जाएगा, PC के बाद प्लास्टोसाइनिन के पास में जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वापस PS1 को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो वो ऐसे, ये चक्कर कैसा है, चक्रीय है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस यहीं आ गया, तो ये क्या एक चक्कर बन रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक बात है। चलो अब अपन डिफरेंस देख लेते हैं, चक्रीय और अचक्रीय के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन जो आपका, वो सिर्फ P1 उसमें काम होता है, PS1 जो है वो काम में आता है ना, देखो यहां पर PS1 काम में आता है सिर्फ चक्रीय के अंदर। इसमें सिर्फ एटीपी बनेगी, कैसे बनेगी अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ना। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ एटीपी बनती है, ठीक है, जबकि जो आपका अचक्रीय है उसमें PS1 और PS2 दोनों थे, मैंने आपको दिखाया था, और उसमें एटीपी भी बनेगी, कैसे बनेगी मैं दिखाऊंगा, और NADPH भी बनता है और साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है। देखो NADPH बना, ठीक है, NADPH बना, एटीपी बनती है, बताऊंगा आपको, ठीक है, और उसके अलावा ऑक्सीजन भी बनती है इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, अचक्रीय के अंदर, जबकि चक्रीय के अंदर सिर्फ एटीपी बनेगी। चक्रीय कहां होता है, पीठिका थाइलेकोइड के अंदर, पीठिका के अंदर जो थाइलेकोइड होगा उसके अंदर क्या होगा, आपका PS, आपका जो चक्रीय है वो चलेगा, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय कहां होगा, ग्रेना के जो थाइलेकोइड है वहां पर होगा। यहां पर बाहर से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक ही साइकिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चलता रहता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वापस वही घूम के आ जाएगा, तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां से बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है, चक्रीय के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है। कहां से लिया अपन बाहर से इलेक्ट्रॉन, H2 को तोड़ा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ा, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ी अपन को। यहां पर अवायवीय अवस्था होती है, कम CO2 होती है चक्रीय के अंदर। चक्रीय के अंदर अचक्रीय की बात करें तो यहां पर हाई CO2 होती है, वायवीय होती है, और इष्टतम प्रकाश मिलता है यहां पर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। चलो एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, आ जाओ। इलेक्ट्रॉन परिवहन की बात करते हैं, वही फोटो आपका ETS। फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल A 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चले जाते हैं। उछलेगा इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले जाता है, ठीक है। इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहा जाता है, जिसमें साइटोक्रोम होते हैं, पहुंचा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी है, तो अपचय विभव मापन रिडोक्स पोटेंशियल, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, रिडोक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम PS1 के वर्णकों को दे दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन उछलने के बाद में उसको उपयोग में नहीं लेते, उस इलेक्ट्रॉन कहां दे देते थे, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको PS1 को दे देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही PS1 अभिक्रिया केंद्रक से इलेक्ट्रॉन की लाल प्रकाश की 700 nm वेवलेंथ को अवशोषित कर उत्तेजित होता है, और यहां से अन्य ग्राही अणु में जिसका रिडोक्स विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति, डाउनहिल, ठीक है, अधोगामी गति, परंतु इस बार वे ऊर्जा के प्रचुर NADP+ अणु के ओर जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन NADP+ से अपचित कर NADPH+
H+ बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिखरों परिग्राही, ठीक है, जो ऊपर ग्राही होगा उसकी बात हो रही है कि और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना होती है और अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अतः अंत में अधोगामी होकर NADP+ को अपचयित कर NADPH बनाते हैं। ठीक है, यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए क्या जेड स्कीम कहते हैं, बता दिया मैंने आपको। और यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपचयोपचय विभव माप पर हो। ठीक है, तो ये मतलब एक रिडोक्स पोटेंशियल माप पर हो तब ये सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको देखो ये बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से लेकर बैठते तो कभी समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको आके ऐसा नहीं करता कि डायरेक्ट ये एनसीईआरटी में ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन मैं नहीं बोलता हूँ, आते ही बस एनसीईआरटी रीड आपके सामने कर दी, वो नहीं करता हूं मैं। एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब यहां पर यही है कि एनसीईआरटी लाइंस को अपन समझते हैं, वरना एनसीईआरटी ऊपर से निकल जाती है। ठीक बात है, चलो तो ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया। जल का विघटन, जल कैसे टूटता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जल ऐसे टूटता है भाई 2H2O4। ठीक है, और ये ल्यूमन के अंदर है ना, जो थाइलेकोइड का जो अंदर का ल्यूमन है वहां पर ये रिएक्शन होती है, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और देखो हिंदी वाली एनसीईआरटी में देखो डायग्राम इस प्रकार का दे रखा है ना, और इंग्लिश वाला डायग्राम कैसा है, इस प्रकार का है ना। इंग्लिश वाला बिल्कुल डिटेल्ड है, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है। आपके पास नहीं हो तो एनसीईआरटी ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, तो नोट्स में देख लेना। चलो जी, यहां बात करें चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। जीवों में ऑक्सीकरण पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी उस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती हैं। ठीक है, कोशिका द्वारों एटीपी में संश्लेषण को प्रक्रिया को फोस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। जब दो फोटो सिस्टम कर्मिक हों, दो फोटो सिस्टम PS1 और PS2, PS2 पहले और PS1 दूसरे क्रम में कार्य करते हैं ना, PS2 पहले काम करता है और PS1 बाद में काम करता है, तो अपन देख ही चुके हैं। इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि जेड स्कीम में आप देख चुके हैं। जेड स्कीम मैंने आपको बताई दी। चलो, जब केवल PS1 क्रियाशील होता है, तब आपका चक्रीय की बात कर रहे हैं ना, क्रियाशील होता है, तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है और फोस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह है संभवतः स्ट्रोमा लेमिली में होता है, ग्रैना की झिल्ली अथवा लेमिला में PS1 और PS2 दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमिली झिल्लियों में PS2 एवं NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP+ में पारित नहीं होते, बल्कि वापस PS1 कॉम्प्लेक्स में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक श्रृंखला के अंदर घूमते रहते हैं, मतलब एक साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है। मैंने आपको बताया केवल एटीपी बनेगी, चक्रीय के अंदर केवल एटीपी बनती है, मैंने आपको बताया था। न NADPH बनता है। ठीक है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश 680 nm वेवलेंथ का आता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एटीपी कैसे बनती है। एटीपी कैसे बनती है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी है कीमियोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, हिंदी में बात करें तो रसोप्रासरणी परिकल्पना, रसोप्रासरणी परिकल्पना, इंग्लिश में कीमियोस्मोटिक आपका हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, ये एटीपी गठन की व्याख्या करती है ना, एटीपी कैसे बन रही है उसकी व्याख्या करने का काम कौन करती है, ये रसोप्रासरणी परिकल्पना करती है। किसने दी ये परिकल्पना, ये पीटर मिशेल द्वारा दी गई थी। ठीक है, आवश्यकता क्या है, ठीक है, इस परिकल्पना में आवश्यकता क्या है, H+ ग्रेडियंट का होना, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने बनाया था, H+ ग्रेडियंट बनाया था। भैया कब बनाया था अपन ने प्रोटॉन ग्रेडियंट, अरे प्रोटॉन ग्रेडियंट H+ ग्रेडियंट अपन ने बनाया था। स्ट्रोमा के अंदर H+ कम कर दिए थे, ल्यूमन के अंदर बढ़ा दिए थे। वो क्या है, ग्रेडियंट है ना, एक साइड में कम एक साइड में ज्यादा, तो वो क्या है, ग्रेडियंट बन गया। तो उसकी आवश्यकता होती है किसके लिए, कीमियोस्मोटिक, अपन को एटीपी बनाना है तो उसके लिए अपन को H+ ग्रेडियंट की आवश्यकता होगी, जो कि अपन ने ETS के दौरान बनाया था। ठीक है, अब हम इस H+ ग्रेडियंट को जिसको बनाया था, अब इसको हम तोड़ेंगे। जो H+ ग्रेडियंट अपन ने बनाया था इसको अपन अब तोड़ेंगे। जब अपन तोड़ते हैं इस H+ ग्रेडियंट को तो क्या लगता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगता है, और प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से एटीपी बनाने में उपयोग लेते हैं इसको। ठीक है, अभी दिखाओ इस डायग्राम को ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा सारा क्या होता है। ल्यूमन के अंदर अपन ने H+ क्या कर दिया था, हाई कर दिया था। ल्यूमन के अंदर अपन ने थाइलेकोइड के ल्यूमन के अंदर अपन ने क्या कर दिया था, H+ को हाई कर दिया था। तो यहां पर H+ क्या है, ज्यादा, बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा, बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर क्या है, H+ कम।
ल्यूमन के अंदर H प्लस हाई, ठीक है, और स्टोमा के अंदर क्या है, H प्लस कम है। तो यहां से H प्लस जो है वो बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक CF नोट और यहां पर क्या है CF1, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां से H प्लस निकलेगा 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 और CF1 के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ATP सिंथेज एंजाइम होता है। जैसे जब H प्लस यहां से बाहर निकल रहा होता है तब ATP सिंथेज जो क्या कर रहा होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट को आपस में जोड़ के और ATP बना देता है, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, जब H प्लस यहां पर ल्यूमन में H प्लस ज्यादा है, स्ट्रोमा के अंदर कम है, तो अब H प्लस जो है वो यहां से निकलेंगे बाहर। जब यहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से एटीपी सिंथेज क्या करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट को आपस में जोड़ता है और क्या बना देता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एटीपी बनती है, किसकी वजह से, अंदर क्या है H प्लस ज्यादा है। कैसे H प्लस ज्यादा हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। H प्लस जब बाहर आएगा तो यहां पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगेगा, उसकी वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट को कौन जोड़ेगा, एटीपी सिंथेज जोड़ देता है और एटीपी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एटीपी बनती है। चलो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, इसको अपन रीड करेंगे कल, ठीक है। तो मैंने समझा आपको दिया है कहां तक, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तक मैंने आपको समझा दिया है। इसके आगे का जो भाग है अपना डार्क रिएक्शन बची है, ठीक है। तो अपना मेजर जो पोर्शन है वो हो गया, थोड़ा सा अपन का और बचा है, तो एक लेक्चर और लगेगा। करने को ये वन शॉट में हो सकता था, 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते थे इस पूरे को, लेकिन किया इसलिए नहीं क्योंकि समझाना था आपको डिटेल में। तो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।